नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि ईरान अमेरिका की 21 घंटे चली बातचीत बेनतीजा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति बिना डील पाकिस्तान से हुए रवाना और ये ईरान के लिए बुरी खबर। अमेरिका का बड़ा बयान निकलकर सामने आया और इसके साथ ही अमेरिका को वार्ता छोड़ने के लिए बहाना चाहिए था, ईरान ने कहा है। और अब आगे कोई बातचीत नहीं होगी, ईरान ने भी यहाँ पर बड़ा बयान दे दिया है। पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच शांति को लेकर चल रही बातचीत जो है वो पूरी तरह से बेनतीजा रही है और ये 21 घंटे से ज्यादा समय तक चली है। जेडी वैंस अब अपनी टीम के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। देश लौटने से पहले वैंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसमें उन्होंने कहा कि समझौता ना होना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका बिना किसी डील के ही लौट रहा है। जेडी वैंस ने कहा है कि किसी भी समझौते के लिए जरूरी है कि ईरान ये वादा करे कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिका की शर्त जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट थी, लेकिन ईरान ने उन्हें नहीं माना। ईरान ने साफ कर दिया है कि तेहरान का फिलहाल अमेरिका के साथ अगले दौर की बातचीत का कोई इरादा नहीं है। ईरानी मीडिया का तो यहां तक दावा है कि अमेरिका असल में इस चर्चा को लेकर गंभीर ही नहीं था, तो बस यहां से भागने का बहाना ढूंढ रहा था। ईरान का मानना है कि अमेरिका को इस बातचीत की जरूरत सिर्फ इसीलिए थी ताकि दुनिया के सामने वो अपनी खोई हुई साख बचा सके। ईरान का आरोप है कि जंग के मैदान में हार और रुकावट झेलने के बावजूद भी अमेरिका अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है और वो मेज पर बैठकर एक शर्त थोप रहा था जिन्हें मनाना बेहद ही मुश्किल था ताकि बातचीत टूटने का दोष ईरान पर मढ़ा जा सके। Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, and whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, and whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistan. कि पाकिस्तान में बातचीत फेल होने के बाद से ईरान का डेलीगेशन भी इस्लामाबाद से फिलहाल रवाना हो गया है और इससे पहले जेडी वैंस के नेतृत्व वाली अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी अमेरिका के लिए रवाना हो चुका है। ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में बातचीत जो है वो पूरी तरह से फेल होने के बाद से अमेरिका भी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। उन्होंने कई एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिए हैं। ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता जो है पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। 21 घंटे चली इस बातचीत जो है वो पूरी तरह से बेनतीजा रही है और हमारे साथ इस चर्चा में टीपी त्यागी जी जुड़ चुके हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि ये बातचीत जो है एक टेबल पर लाना और अब नतीजा जो है कुछ भी नहीं निकला। अच्छा, देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि जो मध्यस्थ है वो मध्यस्थ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो दोनों अपोजिट पार्टीज के ऊपर दबाव डाल सके, ये कहकर कि आप अगर मीडिएशन टेबल पर आए हैं तो कुछ ना कुछ समझौता करके उठेंगे। अब यहाँ पाकिस्तान ने मध्यस्थता की। अब पाकिस्तान जिसका चरित्र षड्यंत्र पे, झूठ पे, आतंक पे, चंदे पे टिका हुआ है, क्या वो इस पोजीशन में था कि वो जीडी वैंस को ये कह दे कि नहीं साल आप नहीं जाएंगे यहाँ से? वो तो खुद उनके टुकड़ों पे पल रहा है, तो कह नहीं सकता था। हाँ, किससे कह सकता था? ईरान से। ईरान को उसने अलबत्ता अपनी वर्दी पहन के वो मुनीर जी वहाँ पे गए और धमकाया और कुछ लैंग्वेज में कहा होगा, ये बताया होगा कि देखो हमारा तो सऊदी अरबिया से डिफेंस पैक्ट है और जरूरत पड़ी तो हम कह भी चुके हैं कि हम उनका साथ देंगे, तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। शायद ये भी बता दिया हो कि देखो हमारा आपके साथ 900 किलोमीटर का फॉरेस्ट बॉर्डर है,
अगर मेरे आका अमेरिका ने कहा कि उन्हें ग्राउंड ऑपरेशंस ईरान के अगेंस्ट करने हैं और उन्होंने मेरे से मेरी जगह मांगी, तो मैं उन्हें कैसे मना करूंगा, बल्कि मैं भी उनका साथ दूंगा। तो ये करके थोड़ा बहुत ईरान को धमकाया होगा, ऐसा लगता है। पर अब कुल मिला के क्या सिचुएशन है, वेंस साहब ये कह गए हैं कि हमने अपना ऑफर ईरान की टेबल पर रख दिया है, अब उनकी मर्जी कि वो माने या ना माने। यानी कि अब कुछ समय तक मुझे लगता है कि शायद सीज फायर का जो ऑफर है 15 दिन का, वो और कुछ दिन टिका रह सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि तुरंत एक्शन हो, क्योंकि 24 घंटे पहले ही ईरान के जो वो सुप्रीम लीडर है, जिनका मुंह भी विकृत हो गया है, जिनका पैर भी शायद काट दिया गया है, उन्होंने कहा है कि सैनिकों ये जो वार्ता चल रही है इस्लामाबाद में, ये छलावा है, ये दिखावा है, तैयार रहो, युद्ध के लिए तैयार रहो। यानी कि ये ईरान ने कह दिया है। इधर अमेरिका ने जो अपना डिप्लॉयमेंट सीज फायर से पहले मिडिल ईस्ट में किया हुआ था, वो तो हटाया नहीं और रीइंफोर्स कर दिया। यानी कि कल उन्होंने जो जॉर्ज बुश उनका एयरक्राफ्ट वो भी भेज दिया और आज और एयरक्राफ्ट भेजे जा रहे हैं। यानी मुझे लगता है कि फिर ये मामला दोबारा से युद्ध में आ सकता है। कंडीशन दो है मेन। जी ठीक है। हमारे साथ चर्चा में संदीप जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। धन्यवाद अनीता जी। सर, सवाल यही है कि जो बातचीत हुई वो पूरी तरह से बेनतीजा साबित हुई है। अमेरिका को कितना नुकसान होगा इसमें? देखिए, मुझे नहीं लगता अमेरिका को किसी भी तरीके का नुकसान हुआ अनीता जी इसमें, क्योंकि अमेरिका तो ये देखना चाहता था कि ईरान क्या बातचीत के लिए तैयार है, ईरान क्या युद्ध विराम के लिए तैयार है, ईरान के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज क्या है, या वो टूट चुके हैं, ईरान कितना टूट चुका है, और क्या टूटे हुए बचे हुए ईरान को ईरान के नेता जो अब्बास अराग़ची वहां पे आए हुए थे वो बचाना चाहते हैं या बिल्कुल नेस्तो नेबूद करवाना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका ने जिसको भी अपने पंजे में जकड़ा उसको कभी छोड़ा नहीं है। चाहे सीरिया की बात कर लीजिए, लीबिया की बात कर लीजिए, इराक की बात कर लीजिए, वेनेजुएला की बात कर लीजिए, जब अफगानिस्तान में आए तो फिर ओसामा बिन लादेन को खत्म करके ही यहाँ से गए। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जब किसी के ऊपर हमला कर देता है और अपना नुकसान उठा लेता है, उसी देश से उस नुकसान की वो पूर्ति करता है। तो अमेरिका की पूरी तरीके से नजर ईरान पर गड़ चुकी है, जैसे गिद्ध की नजर गड़ जाती है। अब वो उसके तेल के कुओं से तेल निकालेगा, गैस से गैस निकालेगा, और जो भी अर्थ मिनरल है उन पे अमेरिका कब्जा करके रहेगा, आज नहीं तो कल। ये एक उसको देखना था अमेरिका को कि क्या ईरान की स्थिति क्या है, उसके नेता क्या चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अमेरिका को ईरान की बात नहीं सुननी थी, उसे तो अपना प्रपोजल रखना था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर स्मूथली जहाज आने जाने चाहिए, वहां प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और हम फिर से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, हम फिर से ईरान को आबाद कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ मिलकर के चलोगे। हम अपना वहां पर प्रधानमंत्री बना देंगे, अपना राष्ट्रपति बना देंगे, और हम आपका तेल और तेल के कुओं से तेल निकालेंगे, दुनिया में बेचेंगे, आपको भी देंगे, और हमारे सैन्य बेसिस भी वहां पर बन जाएंगे, आपको सुरक्षा की गारंटी भी हम देंगे। तो इस तरीके से पूरे तरीके से जैसे गल्फ कंट्रीज में अमेरिका का कब्जा है, ठीक उसी तरीके से कब्जा अमेरिका ईरान में चाहता है, और ये होकर रहेगा, आज नहीं तो कल ये होकर रहेगा। ठीक है, सर से बातचीत कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि सर क्या लग रहा है कि आने वाले समय में युद्ध ये थमेगा या फिर और लंबा खींचेगा? टीपी त्यागी जी। जी जी जी, वेंस ने दो मेन, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी शर्तें रखी हैं, लेकिन दो मेन शर्त रखी, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई यूरेनियम का एनरिचमेंट, नॉन एनरिचमेंट उसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये कंफर्म कीजिए कि आप भविष्य में न्यूक्लियर बम बनाने का काम नहीं करेंगे, और न्यूक्लियर बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को भी नहीं बुलाएंगे। अब ये उपकरण क्या है? ये उपकरण है सेंट्रीफ्यूज। ये सेंट्रीफ्यूज काम आते हैं रॉ यूरेनियम 238 को 235 में डेंसिटी के आधार पे अलग अलग आइसोटोप में बदलने के लिए। ये कहाँ से आते हैं? ये उससे आते हैं चाइना से। तो उनका पहला पॉइंट था कि आप न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे और उनको बनाने वाले उपकरणों का भी
अपने यहाँ नहीं मंगाएंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप खोल कर रखेंगे, कोई टोल उसमें वसूली नहीं करेंगे। ये दो मेन पॉइंट, इन पॉइंट पर ईरान ने एग्री होने से मना कर दिया। अब ईरान के मना करने के बाद सिचुएशन देश काल पात्र के हिसाब से लगातार बदलती रहती है, साथ नहीं था। आज यूरोपियन कंट्रीज आने लगे हैं और कंट्रीज आने लगे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का खतरा तो सता ही रहा है। और टैक्स ईरान ने वसूल करना शुरू किया तो क्या फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में ऐसा नहीं होगा? क्या स्ट्रेट ऑफ ताइवान में ऐसा नहीं होगा? क्या स्ट्रेट ऑफ मलक्का में ऐसा नहीं होगा? क्या स्ट्रेट ऑफ बाबल एंड मंडेब में ऐसा नहीं होगा? 1 दर्जन स्ट्रेट है, यानी कि चोक पॉइंट है दुनिया में, समुद्र के कहीं भी ऐसा हो सकता है। लिहाजा ये प्रेसिडेंस नहीं होने दी जाएगी, तो इसलिए साथ आने लगे। मैं एक बात हिंदुस्तान के बारे में कहना चाहता हूँ, हमारी तरफ से दुनिया इसमें आए या ना आए, अमेरिका के साथ आए या ना आए, हमारा कहना ये है कि दुनिया का 20% ऑयल वहां से गुजरता है, हमारा तो वहां से 40% गुजरता है। हमारे तो 30% फर्टिलाइजर गुजरते हैं, हमारी तो 30% हीलियम गुजरती है, हमारा तो 50% एलएनजी गुजरती है, हमारी तो 80% एलपीजी गुजरती है। लिहाजा हम सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं। हमारी दूरदर्शिता की वजह से हम किसी अपने आप को अब तक मेंटेन कर पाए, पर ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अगर ये स्थिति और बढ़ती है तो नुकसान होगा। हमारा कहना ये कि IRGC क्या है जी? ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, इसमें ईरान का है, इस्लामिक है, इसमें ईरान कहीं नहीं है। लिहाजा हमें कहना चाहिए कि भाई हमारी इंडियन नेवी किस लिए है? हम जो इंडियन नेवी को पालते पोसते बड़ा करते, हालांकि मैं एक फौजी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा हमें अपनी इंडियन नेवी भेजनी चाहिए, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले। क्या कोई समस्या आदमी से बड़ी होती है? क्या माइंस को डिस्टर्ब न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता? फ्लोटिंग माइंस को तो सिंपली किया जा सकता है, बाकी माइंस को सोनार और बारूद से किया जा सकता है, बाकी माइन स्वीपर से किया जा सकता है। अगर वो मान लो 10 दिन में काम नहीं होता तो 20 दिन में हो जाएगा। लेकिन अगर हिंदुस्तान अपनी नेवी भेजता है, हिंदुस्तान बीच गुरु है, मैं गारंटी से कहता हूँ कि हिंदुस्तान के द्वारा ऐसा एक्शन लेने के तुरंत बाद दुनिया भर के लोग उनके साथ आ जाएंगे कि हम भी आपके साथ हैं। ये तो एक अजीब दादागिरी है कि कोई भी स्टेट को बंद कर दे। दिस कैन बी रिजॉल्व। इंडिया शुड टेक द लीड। ताकत उसके पास आती है जो उसको, जिसके शब्दों में ताकत होती है। आज ये शब्दों में एक बार इंडिया ना, यू विल फाइंड के 48 घंटे में उनके पास सपोर्ट। बिल्कुल ठीक है। संदीप जी से सवाल लेते हैं। संदीप जी, अगर ये युद्ध और भी आगे कंटिन्यू रहता है तो भारत कितना तैयार है आगे के लिए? क्योंकि अभी हमने पीछे देखा है कि किस तरीके से गैस को लेकर या फिर तेल को लेकर लंबी लंबी लाइनें लगी है। अगर ये युद्ध और भी ज्यादा लंबा खींचता है तो भारत कितना तैयार है? देखिए, अगर ये युद्ध और ज्यादा लंबा खींचता है तो भारत में काफी संकट आने वाले हैं, क्योंकि जो भी एनर्जी की लाइफ लाइन है वो यही गल्फ कंट्री है। जैसे अभी हमारे साथी बता रहे थे, काफी एक्सपीरियंस्ड है और सेना का इनको तजुर्बा भी रहा है। तो मुझे लगता है हमारे जो मिनिस्ट्रीज हैं इस तरीके के लोग वहां पर होने चाहिए। होता क्या है, हमारे देश में किस व्यक्ति को एक इमेज बनाई जाती है मीडिया के माध्यम से और उसको हीरो बनाकर देश के ऊपर बैठा दिया जाता है, जबकि आप अगर उनकी हकीकत में जाओगे, ना उनको डिफेंस की नॉलेज होती है, ना उनको इतिहास का पता, ना उनको भूगोल का पता, ना उनको स्पेस टेक्नोलॉजी का पता, ना उनको मिसाइल का पता, ना अणु का पता, ना परमाणु का पता। लेकिन खाली वो डायलॉग की तरह आजकल कई नेताओं ने अच्छे अच्छे डायलॉग स्क्रिप्टर अपने साथ रख लिए हैं और वो उनको डायलॉग लिख के देते हैं और जनता का पागल बनाने का काम करते हैं। कोई सही तरीके से स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। ये नहीं पता हमारे परंपरागत दोस्त कौन है, कौन बुरे वक्त में हमारे काम आए हैं। हमें तक किसी भी चीज का इतिहास देखा जाता है, हिस्ट्री देखी जाती है। हमारे यहाँ के ये परंपरा नहीं रही कि हम किसी नेता की जाके
चुनाव प्रचार करने लगे या किसी का गुणगान करने लगे। अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी बनानी है, कोई बैलेंस कर बनाना है, तो हमें देखकर किसी की तारीफ करनी होती है, देखकर झुकना होता है। हिंदुस्तान कभी झुकने वाला देश नहीं रहा। यहाँ पर छोटे छोटे कद के प्रधानमंत्री भी रहे, यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे छोटे से कद के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनकी धमक पूरी दुनिया में थी। आपको याद होगा उनका मास्को समझौता। तो इस तरीके की कैरेक्टर हिंदुस्तान का रहा है, तो हमें सोचना पड़ेगा कैसे लोगों को चुनना है, कैसों को नहीं चुनना है। अगर मैं आपको आकर के ये डायलॉग सुनाने लगूं कि मैं हिंदुस्तान को बदल दूंगा, मैं देश को विश्व गुरु बना दूंगा और मैं इतने रोजगार आपको दे दूंगा, तो आपको मेरे बातों के झांसे में नहीं आना है। आपको हकीकत देखनी है, आपको बैकग्राउंड देखना है। अब जब मैं एजुकेशन की बात करूं तो आपको देखना है क्या मैं खुद एजुकेटेड हूं। जब मैं महिलाओं के सम्मान की बात करूं तो मुझे आपको ये देखना है, देशवासियों को ये देखना है कि क्या मैं जो वचन लेकर के जो 7 फेरे करके जिस महिला को साथ लाया, मैं वो वचन निभा रहा हूँ, क्या मैं महिलाओं का सम्मान कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं नोटिस करने की। हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, नशा करने वाला नशा छुड़ाने की बात कर रहा है, भ्रष्टाचार करने वाला भ्रष्टाचार को रोकने की बात कर रहा है। ठीक है तो संदीप आप जी, देखिए योग गुरु जो योग कराने की बात करते हैं और खुद माया इकट्ठी कर लेते हैं और आम आदमी को कहते हैं कि माया तैयार तो योग करो। तो इन सब चीजों को आपको समझने की जरूरत, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। ठीक है संदीप जी, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आप बने रहिए हमारे साथ ही। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार का बड़ा बयान जो है वो निकलकर सामने आया है। हम चाहते हैं कि सीज फायर बना रहे। ऐसे में उम्मीद है कि ईरान अमेरिका स्थायी शांति के लिए आगे बढ़ेगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का, कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार का ये बड़ा बयान है कि हम चाहते हैं कि सीज फायर बना रहे। ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उम्मीद है कि ईरान अमेरिका स्थायी शांति के लिए आगे बढ़ेगा। बड़ा बयान है कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का ये बड़ा बयान है कि हम चाहते हैं कि सीज फायर बना रहे। लेकिन क्या लग रहा है संदीप जी और टीपी त्यागी जी की सीज फायर बना रहेगा? अब आप दोनों से जवाब कैसे देंगे? आप या तो एक का नाम लेती तो मानते। टीपी त्यागी जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या लग रहा है कि सीज फायर बना रहेगा? सीज फायर कैसे बना रहेगा जी? 1-2 रोज हो सकता है कंटिन्यू, चूंकि पाकिस्तान की बात के ऊपर पाकिस्तान चाहता है कि सीज फायर बना रहे। पाकिस्तान होता कौन है? पाकिस्तान है किस गिनती में? अगर पाकिस्तान में जरा भी दम रहा होता तो ये 21 घंटे की एक लंबी वार्ता के बाद ये डायलॉग न टूटा होता। तो पाकिस्तान के कहने से तो ऐसा होगा नहीं। और फिर पाकिस्तान अपने आप में निष्पक्ष है कहाँ? क्या ये सच नहीं है कि इनके डिफेंस मिनिस्टर ने यही वार्ता के दौरान, बिल्कुल, अमेरिका और के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे तो वार्ता के दौरान वो कहते हैं इजराइल तो एक कैंसर है, इजराइल तो मानवता के विरुद्ध है, इजराइल के यहूदियों को तो धरती पर से खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इजराइल और अमेरिका ने एक कर अटैक नहीं किया था। इसका मतलब ये कि वो एक पार्टी को अगर ऐसा कह रहा है तो वो निष्पक्ष कहाँ ना? मैं कहता हूँ कि अगर यही वार्ता हिंदुस्तान में हुई होती तो बिल्कुल डबल होती, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन कि आप मिल भी कहाँ रहे हैं। जो जगह है, 3 चीजों के ऊपर कोई निर्णय डिपेंड करता है। पहली बात है जगह, दूसरी बात है समय और तीसरी बात है भाग लेने वाले लोग, जिसे हम देश काल पात्र कहते हैं। अब वो जो जगह थी वो जगह आतंकी है। भाई क्या ये सच नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर आतंकवादी इंडेक्स में पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 पे नाम है? अब 100 मुंह से खाए बिल्ली हज को चली, यहाँ पे अब वो पीस के नुमाइंदा बनना चाहते थे। क्या कमाल की बात चल रही है? बोया नहीं कुछ भी मगर ढूंढते हैं लोग। क्या मजाक चल रहा है क्यारियों के साथ? तो बड़ा ये इसमें जन्म से ही विकलांगता थी। और मैं तो कह रहा हूँ कि आवश्यकता अब साथ को दोनों हाथों में रख के आगे चलने की है, जो हिंदुस्तान का कैरेक्टर है। मैंने युद्ध लड़ा है, मैं वीर चक्र प्राप्त सिपाही हूँ। मैं जानता हूँ कि चाहे 10 आदमी सामने हो, लेकिन अगर आप शौर्य से कोई बात कह देते हैं थम आगे नहीं बढ़ना, वो रुक जाते हैं, चाहे वो 10 हो या 20 हो, एक आदमी की आवाज के ऊपर। हिंदुस्तान आज ये कहे कि हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए और जरूरत हुई तो हम अपनी इंडियन नेवी भेजेंगे। आप देखिए कि 24 घंटे में क्या फर्क पड़ता है, सिचुएशन है। ठीक है संदीप जी, क्या कुछ कहेंगे? अनीता जी सवाल कीजिए, मैं समझा नहीं। सवाल ये था कि पाकिस्तान कह रहा है कि सीज फायर जारी रहे, तो क्या लग रहा है कि सीज फायर जारी रहेगा आगे भी?
देखिए अनीता जी, ये जो मसला है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तो नहीं है, इसलिए मैं इसमें कोई राजनीति न करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, अगर दुनिया के दो देशों ने एक ऐसे देश को चुना है, ईरान और अमेरिका ने, कि पाकिस्तान सबसे सेफ और सुरक्षित और सबसे माकूल जगह है, तो कहीं ना कहीं आज दुनिया में पाकिस्तान का इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि भाई अमेरिका और ईरान ने कहीं बैठ करके अगर बात करने की कोई जगह चुनी तो वो पाकिस्तान है, और अगर पाकिस्तान को चुना गया है तो हमारे ऊपर सवाल ये निशान लगता है, आखिर अमेरिका ने ये क्यों नहीं सोचा कि ये बातचीत हिंदुस्तान में हो सकती है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आज एक सवाल खड़ा करती है, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव प्रचार पाकिस्तान करने नहीं गया था, उनका चुनाव प्रचार हमारा देश करने गया था, हमारे देश का प्रधानमंत्री करने गया था। डोनाल्ड ट्रंप का ग्रैंड वेलकम पाकिस्तान ने नहीं किया था, डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में नतमस्तक होकर नमस्ते ट्रंप हमने किया था। तो आखिर ऐसी क्या वजह है जो हम उसके चरणों में भी चले गए, हम इतना भी झुक गए, उसका चुनाव प्रचार भी हमने कर दिया कार्यकर्ता की तरह, लेकिन जब बात आती है दो देशों के बीच बातचीत की तो उसके लिए अमेरिका और ईरान पाकिस्तान को चुनते हैं। सवाल हिंदुस्तान पर बनता है, सवाल खड़ा होता है। लेकिन इस युद्ध में इजराइल तो बिल्कुल गायब है ना बैठक में, और लेबनान पर हमला लगातार जारी है, और इसमें जो सबसे आगे फ्रंट पर इस समय खेल रहे हैं तो वो तो अमेरिका है और ईरान है। इजराइल तो बिल्कुल अपने काम में ही लगा है, लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। तो कायदे से इजराइल को भी इस वार्ता में आना चाहिए था, उसने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया। इजराइल, देखिए अनीता जी, इजराइल अमेरिका का एक साथी है, एक तरीके से दोनों मिलकर ये युद्ध लड़ रहे थे ईरान के खिलाफ, और अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो ईरान में है, और जो इजराइल है, इजराइल का इंटरेस्ट आतंकवाद के खिलाफ लेबनान में है। इजराइल को ईरान से कुछ मिलने वाला नहीं है, ना तेल के कुएं मिलने वाले हैं, ना गैस के कुएं मिलने वाले हैं, और अमेरिका का पूरा फोकस इन्हीं रिसोर्सेज पर है, इसीलिए इंटरेस्ट अमेरिका का सारा ईरान के अंदर है। अमेरिका का इंटरेस्ट ना लेबनान में है ना इजराइल में है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू का लगातार ये बयान निकलकर सामने आ रहा है संदीप जी कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करना है, तो यानी कि आने वाले समय में क्या बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से हिजबुल्लाह को खत्म कर देंगे? क्योंकि रुकने का नाम तो नहीं ले रहे हैं, और ईरान भी बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा है। वार्ता एक तरफ हो रही है वो अलग बात है, लेकिन युद्ध लगातार जारी है। देखिए अनीता जी, जिस तरीके से लेबनान और इजराइल के बीच में चीजें चल रही है, लेबनान चूंकि हूती का, अब्दुल्ला का, इन सब का एक ऐसा केंद्र है जहां से ये छापेमारी करते रहते हैं, अपना युद्ध जारी रखते हैं, आतंकवाद की माध्यम से, मिसाइलों के माध्यम से, रॉकेट के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से लगातार ये इजराइल पर हमले करते रहते हैं, और इजराइल उल्टे इनके ऊपर हमले करता रहता है। तो अभी देखना पड़ेगा कि इसमें नुकसान इजराइल का कितना होता है, लेबनान का कितना होता है, क्या हिजबुल्लाह हो चाहे आपका हूती हो, क्या इनको ये निपटाने में कामयाब होगा, या ये जंग ऐसे ही जारी रहेगी? क्योंकि ये जंग आज से नहीं, ये कई वर्षों से लगातार देखने को मिलती है। समय समय पर ये चीजें हमें देखने को मिलती है, कभी इजराइल को नुकसान उठाना पड़ता है तो कभी हूती के कमांडर मारे जाते हैं, कभी ये इस तरीके की चीजें देखने में सामने आती है। ठीक है संदीप जी, समय नहीं है, बस एक सवाल मेरा आपसे और है कि अगर युद्ध जारी रहता है तो क्या आने वाले समय में फिर भारत में भी इतनी लंबी लंबी गैस की लाइनें या फिर तेल के लिए ऐसी दिक्कतें होंगी, झेलनी पड़ेगी भारत को भी? जी बिल्कुल, भारत को झेलनी पड़ेगी समस्याएं, गैस के मामले में भी झेलनी पड़ेगी, ऑयल के मामले में भी झेलनी पड़ेगी, आपकी कृषि भी इससे इफेक्टिव होगी, क्योंकि जब आपके पास ऑयल नहीं आएगा तो आपकी खेती नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। और इसी तरीके से आपकी चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो, चाहे ट्रेन की बात हो, चाहे एरोप्लेन की बात हो, सब चीजें आपको जमीन पर खड़ी हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं जिंदगी रुक जाएगी अगर ये युद्ध नहीं रुकता है तो। ठीक है संदीप जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि 21 घंटे चले बातचीत जो है वो पूरी तरह से बेनतीजा रही है, और इसके बाद से अब सबकी निगाहें जो है अब सीज फायर को लेकर टिकी हुई है कि आने वाले समय में क्या ये सीज फायर जारी रहेगा या फिर युद्ध आगे भी लगातार जारी रहेगा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये बातचीत हुई जो कि पूरी तरह से फेल रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग को रोकने के लिए पाकिस्तान जो है अहम भूमिका निभा रहा था, और इस्लामाबाद में शांति वार्ता का आयोजन किया गया। हालांकि ये बातचीत जो है पूरी तरह से बेनतीजा साबित हुई है, और इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी पीठ जो है लगातार थपथपाने से पीछे नहीं हट रहा है। विदेश मंत्री जो है उन्होंने बातचीत में शामिल होने के लिए अमेरिका और ईरान का आभार भी जताया है।
फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।